ताज़रीन मोहतरम, 29वीं किस्त में आप सुन चुके हैं मनोहर लाल और खान दोनों अपने मिशन को मुकम्मल करने के बाद रेलवे स्टेशन का रुख करते हैं और जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो मनोहर लाल टिकट खरीदने के लिए टिकट ऑफिस की तरफ जाता है, लेकिन उसके बाद जब वो टिकट खरीद कर बाहर निकलने की कोशिश करता है तो एकदम सर्द नाल उसकी गर्दन से अटकती है और उसे अपना खून अपने रगों में जमता हुआ महसूस होने लगता है। अब 30वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। उसने किसी मेकान की अमल के ताबे हाथ ऊपर उठा दिए। टिकट बाबू को इल्म ही ना हो सका कि बाहर क्या क़यामत टूट पड़ी है। राइट, अगला हुक्म मौसूल हुआ और जब वो दाएं तरफ घूमा तो उसे खान भी उसी हाल में नजर आया। वैसा ही एक पिस्तौल उसकी पसलियों में लगा हुआ था और वो हाथ ऊपर उठाए मस्करों की तरह दांत निकाल रहा था। मरवा दिया ना उस्ताद, खान ने उसे आंख मार कर कहा। मनोहर लाल फौरन उसका प्लान समझ गया। इन गधों से शायद पहचानने में कोई गलती हो गई है। बहरहाल अभी इन्हें अपना शौक पूरा करने दो, मनोहर लाल ने बड़ी बारोब आवाज में कहा। बकवास बंद करो। किसी ने दोनों को गालियां देते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया। अभी तक वो ढंग से इन लोगों की शक्लें नहीं देख पाए थे। ये अंदाजा तो दोनों ही ने लगा लिया था कि ये लोग एयरफोर्स सिक्योरिटी के हैं और इनके दोनों शिकारों में से शायद कोई एक अंदाजे से पहले होश में आ गया था या फिर उस तरफ कोई किसी काम से आया होगा, जब ही तो ये लोग यहाँ पहुँच गए हैं। इस बात का उन्हें आज बाखूबी अंदाजा हो चला था कि भारतीय काउंटर इंटेलिजेंस है बहुत होशियार। दोनों को वो स्टेशन पर बने स्टेशन मास्टर के कमरे में ले आए और दीवार के साथ हाथ उठाकर खड़े होने का हुक्म दिया। चारों इनके सामने कुछ फासले पर खड़े हो गए। सिर्फ एक ने सार्जेंट की वर्दी पहन रखी थी, बाकी सब ने आम कपड़े पहन रखे थे। तुम्हारा तीसरा साथी कहाँ है और वो जीप भी जिसमें तुम आए थे? सार्जेंट ने बड़ी रूबदार आवाज में पूछा। दोनों ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि ये अजय कारपोरल अजय साहनी तक नहीं पहुंच सके। अभी तक उन्होंने दोनों की तलाशी लेने का तकल्लुफ भी नहीं किया था। तमीज से बात करो, कौन सा तीसरा साथी? कौन हो तुम लोग? मनोहर लाल का लहजा इतना गंभीर था कि खान उसकी अदाकारी पर दिल ही दिल में अशश कर उठा। दूसरी तरफ सार्जेंट भी चौंके बगैर न रह सका। तुम कौन हो? इस मर्तबा उसकी आवाज खासी पदली हुई दिखाई दे रही थी। देखो, तुम लोगों का ताल्लुक शायद फौज से है, वरना इस इलाके के किसी सिक्योरिटी या पुलिस वाले की जुर्रात नहीं कि वो ठाकुर अमलोक सिंह से इस तरह मुंह फाड़ कर बात कर सके। सार्जेंट ने अपने साथियों की तरफ बारी बारी देखा, फिर इससे मुखातिब हुआ। ज्यादा चालाक मत बनो, वरना दोनों ने अंदाजा लगा लिया कि सार्जेंट का लहजा पुरएतमाद नहीं है। मनोहर लाल ने उन पर अचानक ही बड़ा भरपूर नफसियाती वार किया और अपने दोनों हाथ गिराकर उससे मुखातिब हुआ। अगर तुम्हारे हाथ माल लग गया है तो खामोशी से अपना हिस्सा लो और चले जाओ, वरना याद रखना कमिश्नर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने माल का पत्ता चारों के दरमियान बड़ी होशियारी से फेंक दिया था। चारों एक लम्हे के लिए गिड़बड़ा गए, लेकिन सार्जेंट जल्द ही संभल गया। अपने हाथ ऊपर उठाए रखो, हम तुम्हारी तलाशी लेना चाहते हैं। सार्जेंट, अभी इस शहर में कोई ऐसा माँ का लाल नहीं जना जो ठाकुर नगर के ठाकुरों की तलाशी ले सके। मालूम होता है तुम वर्दी उतरवाने का इरादा कर चुके हो। उसने भी अपने दोनों हाथ नीचे करा लिए। सार्जेंट के अलावा शायद तीनों उनके चक्कर में आ गए थे और यह महसूस करने लगे थे कि उन्होंने गलत आदमी पकड़ लिए थे, इसलिए वो कदरे लापरवाह हो गए थे और यही कुछ वो चाहते थे। देखो, अगर तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है तो हमारे साथ ठाकुर नगर चलो। यहाँ से 3-4 मील का फासला ही तो है, वरना ये जान लो कि मुफ्त में मारे जाओगे। मनोहर लाल ने आखिरी तीर भी चला दिया जो ऐन निशाने पर लगा। सार्जेंट ने अपने साथियों की तरफ देखा, शायद इनका मशवरा लेना चाहता था। उन लोगों ने आंखों ही आंखों में कुछ गुफ्तगू की और सार्जेंट उनसे मुखातिब हुआ। ठाकुर साहब, असल में हमें 3 पाकिस्तानी जासूसों की तलाश है जो अभी अभी एक वारदात करके भागे हैं। हम तुम्हारे साथ चलते हैं, लेकिन याद रखना तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो हम तुम दोनों को वही मौका पर गोली मार देंगे। चलो, मनोहर लाल ने कहा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अचानक रात के सन्नाटे में रेलगाड़ी के जोरदार विसल की आवाज सुनाई दी। चारों एक लम्हे के लिए गड़बड़ाए और वही लम्हा उन पर कयामत ढा गया। मनोहर लाल सीधा सार्जेंट पर आया था और उसे रगेदता हुआ दीवार तक चला गया। खान की टांग दूसरे पिस्तौल वाले की कनपट्टी पर उस जोर से चली थी कि उसे दोबारा संभलने की मोहलत न मिल सकी। बाकी तीनों के संभलने तक दोनों पिस्तौलों पर खान और मनोहर लाल काबिज हो चुके थे। खबरदार, खान ललकारा, अपने हाथ ऊपर उठाओ और मुंह दीवार की तरफ करके खड़े हो जाओ।
दूर से आती ट्रेन के इंजन की आवाज भी अब उन्हें बखूबी सुनाई देने लगी थी। दोनों ने बिजली की फुर्ती का मुजाहिरा किया और जैसे ही वो लोग दीवार की तरफ घूमे, उनके हाथ मशीनी अंदाज में चलने लगे। इस मर्तबा दोनों ने कनपट्टियों को निशाना बनाया था। चारों कटे हुए दरख्त की शाखों की तरह एक दूसरे पर ढेर होते चले गए। इस मर्तबा दोनों ने खासे सख्त हाथ दिखाए थे। ट्रेन के स्टेशन तक पहुंचने तक वो कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर से उसे कुंडी लगा चुके थे। दोनों बड़े पुरवकार तरीके से चलते हुए ट्रेन की तरफ आए। उस ट्रेन में शायद 2-3 बोगियां ही आला दर्जे की लगाई गई थी। ट्रेन की रवानगी तक दोनों उसी दरवाजे पर नजरें जमाए खड़े रहे। स्टेशन पर 2-3 सवारियां उतरी थीं और कमरे के मुखालिफ सिमत में उस रास्ते पर गामजन हो गई जिस रास्ते पर चलकर वो यहाँ तक पहुंचे थे। सवार होने वाले वो दोनों ही थे। गाड़ी यहाँ बमुश्किल 2 मिनट ही ठहरी थी, लेकिन ये 2 मिनट 2 सदियों पर भारी थे। जैसे ही गाड़ी ने रवानगी का विसल दिया, उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे एक बड़ा बोझ उनके दिलो दिमाग पर से उतर गया हो। दोनों जिस डब्बे में दाखिल हुए वो बिल्कुल खाली पड़ा था। एक बर्थ पर ट्रेन का एक गार्ड पड़ा ऊँघ रहा था। उनकी शक्ल पर नजर पड़ते ही वो बिल्कुल नर्वस हो गया। पहले तो उठकर खड़ा हुआ, घबराहट उसके चेहरे से आया थी, बिल्कुल यूं जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। उसके दोनों हाथ बेख्तियार बंधे और उसने दोनों को जय हिंद कहकर प्रणाम किया। बेचारा दोनों को आला सरकारी अफसर समझ रहा था। जवाब में खान ने सर हिलाकर बड़ी नखुद से उसके सलाम का जवाब दिया और दोनों बड़े पुरवकार अंदाज में एक बर्थ पर बैठ गए। गार्ड ने दांत निकालते वहां से निकल जाने ही में आफियत समझी। गाड़ी ने आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए अब रफ्तार पकड़ ली थी और दोनों खुद को कदरे हल्का फुल्का महसूस कर रहे थे। गाड़ी करीबन 1 घंटा बाद अगले स्टेशन पर रुकेगी। मनोहर लाल ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा, मेरे ख्याल से हमें वहीं उतर जाना चाहिए, हम वहां से अलग हो जाएंगे। आखिर में उसने अपना फैसला भी सुना दिया। ठीक है, खान ने बददिली से कहा। वो खौफजदा तो नहीं था, लेकिन यह जरूर चाहता था कि अभी उसका दोस्त उससे अलग न हो। वो उससे दोबारा अपने पाकिस्तान की बहुत सी बातें करना चाहता था। मनोहर लाल ने उसे रास्ते में आने वाले देहातों, रेलवे स्टेशनों और बसों के अड्डों के नाम बताने शुरू कर दिए। उसने खान को बहुत सी महफूज सर्विसेज का इदराक भी करा दिया था और ये भी समझा दिया था कि इन गाड़ियों और बसों की रवानगी के औकात क्या हैं। उसको इस इलाके के चप्पे चप्पे से मुतल्लक इतनी मालूमात हासिल थी जैसे वो वहीं पला बड़ा हो। खान अंदाजा कर सकता था कि कितनी अहम शख्सियत उसके हम रकाब है। जो शख्स इतनी मालूमात इस इलाके से मुतल्लक रखता था, उसने अपने मुल्क के लिए यहाँ क्या कुछ न किया होगा। कमाल है, ये लोग इतनी जल्दी हमारे सरों पर पहुंच गए। मनोहर लाल ने उसे उदास देखकर खुद ही उसे छेड़ा। हाँ, हमारी रवानगी के कुछ देर बाद ही कोई उस तरफ किसी काम से आया होगा। खान ने अपनी राय पेश की। तुम्हारा दोस्त बहरहाल महफूज है, मनोहर लाल ने हंसते हुए कहा। अब तो वो तुम्हारा दोस्त है, मैंने तो उसको यूरोप में मुलाकात तक राम राम कह दिया है। खान ने भी चाहा कि माहौल में मौजूद तनाव को खत्म होना चाहिए। उसके जवाब में मनोहर लाल सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। खुदा जाने अब जिंदगी में मुलाकात हो या ना हो। खान से रहा न गया। हाँ, इसका तो इल्म नहीं, लेकिन तुम्हारी रफाकत में गुजरे इस वक्त पर मैं भी हमेशा फख्र करूंगा। तुम वाकई एक बहादुर इंसान हो, एक सच्चे और सच्चे पाकिस्तानी। मुझे ये मुलाकात हमेशा याद रहेगी। मुझे भी, खान ने कहा। अगर अल्लाह ने चाहा तो मुमकिन है अपने अपने मिशन की तकमील के बाद जब हम सुरखरू होकर अपने वतन आए तो एक दूसरे से मिल सके, मनोहर लाल ने कहा। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं हार गया तो तुमसे कभी मिलूंगा नहीं। मुझे शिकस्त खोरदा चेहरे के साथ किसी का सामना करते हुए बहुत शर्म आती है। खान ने न जाने क्यों उसे ये बात कह दी। शायद उसके लाशौर में मौजूद राह की प्लानिंग की तबाहकारियां इसका बाहिस थी। खुदा न करे तुम कभी नाकाम नहीं लौटोगे। मेरा दिल गवाही देता है कि तुम जहां कहीं भी जाओगे सुरखरू होकर वापस आओगे। 1 घंटे का दोनों को पता भी ना लगा। गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी थी। दोनों स्टेशन पर उतरने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। ये स्टेशन कुछ आबाद रहा करता था। मनोहर लाल अचानक अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने बाजू खान की तरफ फैला दिए। खान झटके से उठा और उसके सीने से लग गया। दोनों पर जुदाई की ये लम्हात बहुत शाक गुजर रहे थे। करीबन 1-1.5 मिनट तक वो एक दूसरे के दिल की धड़कनें गिनते रहे। फिर मनोहर लाल ने सरगोशी के लहजे में कहा, मैं तुम्हारी पुरवकार वापसी के लिए खुदा से दुआ करता रहूंगा। अल्लाह तुम्हें भी अपनी आमान में रखे। तुम्हें खुदा न ख्वास्ता कुछ हो गया तो मुल्क कौम की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, खान ने कहा। दोनों अलग हो गए। ट्रेन की रफ्तार अब इतनी कम हो गई थी कि दोनों बआसानी उतर सकते थे। स्टेशन अभी कुछ दूर था जब दोनों एक दूसरे के ताक़ुब में उतरे और धुंध और अंधेरे की चादर में गायब हो गए। गाड़ी में ऊँघते किसी मुसाफिर के लिए उन्हें देखना मुमकिन ही नहीं था।
सर्दी इतनी ज्यादा थी कि कोई अपने डब्बे की खिड़की खोलने का हौसला भी नहीं कर सकता था। दोनों ने छलांग लगाने के बाद जमीन से चिपके रहने ही में आफियत जानी और जब ट्रेन गुजर गई तब उठकर खड़े हुए। दोनों की छठी हिस्स किसी पेश आमदा खतरे का सिग्नल दे रही थी। फी अमान अल्लाह, खान ने उससे बगलगीर होते हुए कहा। खुदा हाफिज, मनोहरलाल बोला और उसकी तरफ देखे बगैर रेलवे लाइन को उसकी मुखालिफ समत से अबूर कर गया। आबिद खान कुछ दूर तक उसे जाते हुए देखता रहा। धुंध इतनी ज्यादा थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। बहुत जल्द वो उसकी आंखों से ओझल हो गया। खान ने उसकी मुखालिफ समत सफर के लिए इख्तियार की थी। मनोहरलाल के बताए हुए रास्ते उसके दिमाग पर नक्श थे और वो उसी अंदाजे के सहारे कोहर की चादर में दूर तक धंसता चला जा रहा था। रेलवे स्टेशन पर मौजूद भारतीय इंटेलिजेंस ने इतनी एहतियात बरती थी कि मकामी पुलिस को भी उनकी आमद से आगाह नहीं किया गया था। उन्होंने गाड़ी से मुतल्लक भी कोई हदायत नहीं दी थी। दोनों पाकिस्तानी कमांडोज के मुतल्लक वो जानते थे कि ये जरूरत से ज्यादा ज़हीन और होशियार हैं और कोई भी शक पड़ने की सूरत में रास्ते ही में ट्रेन से छलांग लगाकर गायब हो सकते थे। इसीलिए उन्होंने ये कार्रवाई सीगाए राज में रखी थी। ट्रेन के पिछले स्टेशन से रवानगी के बमुश्किल आध घंटे बाद ही स्टेशन मास्टर जब किसी काम से अपने कमरे में गया तो भांडा फूट गया था। एयरफोर्स इंटेलिजेंस ने फौरन वायरलेस के जरिए अगले स्टेशन को खबरदार कर दिया था और ये भी बता दिया था कि दोनों दर्जा अव्वल के डब्बे में सफर कर रहे हैं। उन्होंने रास्ते ही में गाड़ी रोक कर उन्हें गिरफ्तार करना मुनासिब नहीं जाना था, क्योंकि अंधेरा और धुंध इतनी ज्यादा थी कि दोनों बआसानी फरार हो सकते थे। उन लोगों को कभी उम्मीद थी कि जितनी राजदारी से उन्होंने दोनों की गिरफ्तारी का मंसूबा तरतीब दिया है, उनके बचकर निकल जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ट्रेन के प्लेटफार्म में दाखिल होने से पहले ही मकामी सिक्योरिटी के 15-20 मुसल्लह अफराद आला दर्जे के तीनों डब्बों के दोनों इतराफ चिमट गए थे। लेकिन जब वो ट्रेन रुकने पर डब्बों में दाखिल हुए तो नाकामी इनका मुंह चिढ़ा रही थी। थोड़ी देर बाद ही बुखलाए हुए सिक्योरिटी हुकाम अपने हेडक्वार्टर को दोनों कमांडोज के फरार की खबर सुना रहे थे, जिसके जवाब में उन्हें बेतहाशा गालियां और फौरन फैल कर इलाके को घेर लेने के अहकामात मौसूल हो रहे थे। उनके बस में अगर होता तो इन जासूसों को वो कच्चा चबा जाते, जिन्होंने 2 मरतबा उन्हें जिक पहुंचाई थी और उनके हाथ में आकर इतनी आसानी से फिसल गए थे। एक मरतबा फिर मौत से लड़ रहा था। एक थका देने वाली और लंबी लड़ाई का आगाज हो चुका था। इतनी शदीद धुंध के हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था और वो खेतों के बीचों बीच चला जा रहा था। इस बात का तो उसे बखूबी इल्म था कि शिकारी कुत्तों की तरह भारत सिक्योरिटी उसके ताक़ुब में है। धुंध की चादर गहरी होती चली जा रही थी और खान इसे ताईदी इज़्दी समझ रहा था। ये बात उसके लिए बाइस इत्मीनान थी कि इस गहरी धुंध में वो लोग टार्चों की रोशनी भी दूर तक नहीं फेंक सकते। उसने जानबूझकर खेतों का रास्ता अपनाया था, क्योंकि सड़कें और दूसरे महफूज रास्तों पर अब तक वो लोग फैल चुके थे। मनोहरलाल का समझाया हुआ नक्शा उसके जहन के कैनवस पर फैलता चला जा रहा था। उसे ये तो अंदाजा नहीं था कि किस गांव में सफर कर रहा है, लेकिन ये जरूर एहसास था कि कितनी देर बाद उसे बरसाती नाला, रेलवे लाइन और दूसरे अहम मकामात के नज़दीक से गुजरना है। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो पहले इन कपड़ों से निजात हासिल कर ले, क्योंकि यकीनन इसके कपड़ों और हुलिये से इन लोगों को आगाह कर दिया गया होगा। रात गहरी होती जा रही थी। आसमान पर दूर दूर तक फैली स्याहियां भारतीय काउंटर इंटेलिजेंस की बदकिस्मती पर नोहा कुना थी। आबिद खान को चलते हुए करीबन 1.5-2 घंटे हो चले थे और अभी तक उसका किसी से टकराव नहीं हुआ था। वो चलता और सोचता जा रहा था कि किस तरह इस सूरत हाल से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करे। गुजरे वाकयात उसके जहन के पर्दा स्क्रीन पर एक एक करके रिंग रहे थे, जब अचानक एक ख्याल ने उसे चौंका दिया। उसे याद आ गया कि अंबाला में जब शाम के बाद उसने एक जबरदस्त मजहबी जुलूस को गुजरते देखा था तो मनोहरलाल ने उसे बताया था कि यहाँ राम सवामी उत्सव मनाया जा रहा है। उसे अब तक इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई थी कि भारत में हर 50-60 मील का फासला तय करने के बाद हिंदुओं का भगवान बदल जाता है। यहाँ इतने बेशुमार भगवान थे कि इनके नाम याद रखना कारे दर्द था। ये भी किसी मकामी भगवान का उत्सव होगा, उसने सोचा। फिर एक ख्याल कूदे की तरह उसके जहन में लपका कि वो क्यों ना राम भगत का रूप धार कर इस इलाके से निकल जाए।